बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1 है, फॉर अ गैस वियर वॉल्यूम एंड प्रेशर आर 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 2 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज टू 6 एटमॉस्फेयर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन देख लेते हैं, 1/3, 1/2 एंड 1/4। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन्होंने हमें इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम दे दिया है और हमें फाइनल प्रेशर भी दे दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम। और इन्होंने बता दिया कि सारा काम हो किस पे रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसका इट मीन्स क्या हुआ है कि यहाँ पर बॉयस लॉ की जो स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पर यूज़ होगी। तो बॉयस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर जो होता है गैस का वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है वॉल्यूम के जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो बॉयज तो स्टेट दैट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा देखें तो हमें P1 V1 भी दिया गया है और P2 भी दिया गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो हम P1 की जगह पुट कर देंगे 2 एटमॉस्फेयर, V1 की जगह 1 डेसीमीटर क्यूब और P2 की जगह 6 एटमॉस्फेयर और V2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये काम कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में हम इस डाटा को पुट करके हम अपना V2 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 इज इक्वल टू है 1 के और V1 बराबर है 2 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई V2। अब 1 2 से होता है 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई V2। अब से जो है V2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, V2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6 और अब हम यहाँ पे इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास V2 क्या आएगा, 1/3। तो इसका ऑप्शन ए जो है ना 1/3 वो करेक्ट है। इसमें सिंपली हमने क्या किया है, हमने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें बॉयस लॉ का स्टेटमेंट यूज़ करना होगा। तो बॉयस लॉ का स्टेटमेंट देखा और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो डाटा दिया गया था उसको पुट कर दिया और हमने फाइनल वॉल्यूम जो था वो फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ आया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सेंटर और कोर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, यानी कि एटम का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, न्यूक्लियस या प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। आपको इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में ये एमसीक्यू है कि एटम के स्ट्रक्चर में जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये स्काई ब्लू कलर में जो प्लस शो किया गया है ये क्या है, सारे प्रोटॉन। और ये जो पिंक कलर के हैं ये हैं न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में येलो कलर के, इन पे माइनस साइन है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये हमारा है एटम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स। इसमें कह रहे हैं कि किसी भी एटम में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो इसका करेक्ट आंसर है एटॉमिक नंबर, क्योंकि किसी भी एटम में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, ये इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम प्रोटॉन शो किया गया है पॉजिटिव साइन से और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, जैसे कि हमने इससे पहले एमसीक्यू में डिस्कस किया था। ये एमसीक्यू भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट आर कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड। इसमें कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। कॉलम्स कहते हैं जो वर्टिकल्स होते हैं ना, वर्टिकल साइंस जो होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम कहते हैं कॉलम और इन्हीं को कहते हैं हम ग्रुप। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ग्रुप, पीरियड या फिर वर्टिकल्स। तो वर्टिकल्स नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रुप्स। नेक्स्ट हमसे क्या है, व्हाट आर रॉस इन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो रॉस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप, पीरियड या फिर वर्टिकल्स। तो उनको हम कहते हैं पीरियड और इनको सीरीज भी कहा जाता है।
नेक्स्ट MCQ है द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगरेंस इन द एयर इज़ ड्यू टू डैश। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे फ्रेगरेंस जो है वो दूर दूर तक फैल जाती है, वो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, इफ्यूजन, अट्रैक्शन विद एयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती क्या है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। इसमें कह रहे हैं कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। अब फ्रेगरेंस किस तरह से ट्रांसफ़र होती है? जैसे हम स्प्रे की बॉटल से स्प्रे करते हैं या फिर हम कोई भी परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो उस बॉटल से ना एयर में ट्रांसफ़र होता है और फिर वो दूर तक फैल जाता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेस सेवरल मीटर्स अवे। वो किस तरह से होती है? जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो वो एयर के ज़रिए जो है वो दूर दूर तक चला जाता है। और एग्जांपल नंबर 2 है ओपनिंग द सोडा कोक बॉटल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन द एयर। जैसे हम जो है वो सोडा या फिर कोक वगैरह जब हम उनकी बॉटल्स को खोलते हैं तो एकदम से जो गैस रिलीज़ होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो डिफ्यूज़ हो जाती है एयर में। ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो डिफ्यूजन की हैं और इसी तरह से फ्रेगरेंस भी जो है वो एयर में फैल जाती है। नेक्स्ट MCQ है द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस इज डिफरेंट एंड डिपेंड अपॉन। इसमें कह रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है हर गैस का डिफरेंट होता है और वो किस पे डिपेंड करता है? साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो शेप है उन पर डिपेंड करता है। या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है उन पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे फैक्टर हैं जिन पर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है किसी भी गैस का वो डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज़ द अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर ऑन अर्थ, यानी कि वो कौन सी फॉर्म है मैटर की जो कि बहुत ज़्यादा है अर्थ पर? गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड। नेक्स्ट MCQ है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी। इसमें से कौन सी स्टेट है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है? तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो उसका करेक्ट आंसर है गैस। नेक्स्ट MCQ है 50 ml ऑफ सैम्पल ऑफ अ मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय फार्मासिस्ट was found to have a mass of 46 ग्राम। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर। इसमें कह रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट ने एक सैंपल प्रिपेयर किया जिसका वॉल्यूम था 50 ml और उसका मास था 46 ग्राम। तो उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? इसमें सिंपल हमने करना क्या है कि डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.920, ऑप्शन बी है 1.08, ऑप्शन सी है 0.890। इसके इस MCQ को सॉल्व करने के लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी होती है डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब हमने इस मिक्सर का डेंसिटी मालूम करनी है तो हम मास की जगह मास और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम पुट कर देंगे। 46 डिवाइड बाय 50, तो आंसर आएगा 0.920। अब इसकी डिवीजन किस तरह से होगी अभी वो हम डिस्कस करते हैं। 46 को डिवाइड करना है हमें 50 से, तो 50 के टेबल में 46 नहीं आता तो हम क्या करेंगे? ऊपर डेसिमल लगाएंगे और 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 460। तो 50 के टेबल में 460 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 450। और वो कब आता है? 59 सा होता है 450। तो हम 59 से लिख लेंगे 450। अब 60 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 10। तो अब 50 के टेबल में फिर से 10 नहीं आता तो डेसिमल ऊपर लगा हुआ है तो हम 0 लिख लेंगे या तो ये बन जाएगा 100। तो 50 के टेबल में 100 कब आएगा? 52 का हो जाएगा 100। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचा और हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0.92। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 0.92। नेक्स्ट MCQ है हनी कंटेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अलॉन्ग विथ सम अदर इंग्रेडिएंट्स इट हैज़ ग्रेटर विस्कोसिटी ड्यू टू। इसमें कह रहे हैं कि शहद के अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, यानी कि दोनों शुगर है और अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, लेकिन इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, यानी कि इतना गाढ़ा क्यों होता है हनी? ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ग्रेटर मॉलिक्यूलर साइज़, यानी कि हनी में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह हैं इन शुगर्स का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। या फिर
ऑप्शन सी है इरेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो है करेक्ट, क्योंकि जो हनी के अंदर सारी शुगर होती हैं इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, और दूसरी बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे द सॉलिड पार्टिकल्स ओनली पोजेस वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि सॉलिड जो होता है स्टेट जो है मैटर की डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज। इसमें कह रहे हैं कि पेट्रोल का एवपोरेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। मतलब कि अगर हम पेट्रोल को ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो हमारा सारा पेट्रोल जो है वो एवोपरेट हो जाता है, लेकिन अगर हम वाटर को रखें तो वाटर इतनी जल्दी एवोपरेट नहीं होता। इसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है वाटर मॉलिक्यूल हैव स्मॉल साइज़, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनका साइज़ छोटा होता है। ऑप्शन बी है कि इरेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि वाटर के जो वो है मॉलिक्यूल्स उनका शेप इरेगुलर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। ऑप्शन सी है कि पेट्रोल मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, इस वजह से पेट्रोल जो है वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। आई होप आपको ये हमसे कुछ समझ आए होंगे। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।